हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, भारतीय संविधान की आलोचना के बारे में, साथ ही भारतीय संविधान के जो विभिन्न स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भारतीय संविधान की मूल संरचना क्या है। ठीक है, ये मूल संरचना की अवधारणा कहाँ से आई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये मूल संरचना वास्तव में है क्या चीज, इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मूल संरचना की अवधारणा आखिर में आई कहाँ से और है क्या चीज। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान जो है पूरी तरीके से लागू हुआ हमारे देश में। ठीक है, अब संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके जस्ट एक साल बाद 1951 को ही संविधान में पहला संशोधन किया गया था। उस पहले संशोधन में क्या किया गया कि 1951 में जो पहला संशोधन किया गया उसमें संपत्ति के अधिकार में कुछ कटौती की गई। अब ये बात आप सभी को पता होगी कि संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया था। तो अब यहीं पे बात आना शुरू हो गया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब संविधान में संशोधन तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ठीक है, तो पहले संविधान संशोधन में ही मौलिक अधिकारों में कुछ कटौती कर दी गई। अब उस समय संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। मौलिक अधिकारों में सबसे विवादित अगर कोई मौलिक अधिकार था तो वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब उसमें कुछ कटौती की गई 1951 में। तो 1951 में जब कटौती की गई तो वहीं से क्वेश्चन आना शुरू हो गया कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। यहीं से क्वेश्चन आना शुरू हुआ और यही क्वेश्चन आया शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद 1951 में। इसी वाद में, शंकरी प्रसाद वाद में क्या किया गया था, जो पहला संविधान संशोधन, भारत के संविधान का पहला संविधान संशोधन जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी, उस कटौती को चुनौती दिया गया शंकरी प्रसाद के द्वारा। ठीक है, और ये कहा गया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो इस वाद में, शंकरी प्रसाद वाद में 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। अब ये जो क्वेश्चन आया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये जो क्वेश्चन था ना, ये वास्तव में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में सामंजस्य बिठाने वाला क्वेश्चन था। क्योंकि कुछ फैसले ऐसे भी दिए गए थे जिसमें ये कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, जिसमें से ये एक फैसला ये है। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और इन्हीं सब वादों के द्वारा हमको संविधान की मूल संरचना के बारे में पता चलता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद वाद में ये कह दिया गया कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके बाद गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद 1967। ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में क्या किया गया था, इसमें गोलकनाथ ने 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी थी। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में क्या किया गया था, 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। 17वें संशोधन को चुनौती दी गई थी। ठीक है ना, 17वें संशोधन को चुनौती दी गई थी। 17वें संशोधन में क्यों चुनौती दी गई थी, क्योंकि 17वें संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे विषय शामिल कर दिए गए थे जो राज्य सरकार के कानून बनाने के अधीन थे। ठीक है, मतलब जिन पे राज्य सरकार कानून बना सकती थी उन विषयों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। अब 9वीं अनुसूची हम सभी जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में जो शामिल जो विषय हैं उन पे केस नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको न्यायिक जो पुनरावलोकन है उससे अलग रखा गया है। अगर कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो उस पे केस नहीं किया जा सकता, कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस चीज के लिए यहाँ पे 17वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ ऐसे विषय जिनमें राज्य कानून बना सकती थी उन विषयों को क्या कर दिया गया था, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो उसके बाद फिर गोलकनाथ जी ने पंजाब राज्य के खिलाफ केस किया कि ये जो
चीजें हैं वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और उसको 9वीं अनुसूची में नहीं जाना चाहिए। इस हिसाब से केस किया गया। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, ये पूरा डिटेल्ड फैसला था, ठीक है, बहुत सारे इसमें दिए गए थे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल फैसला था और इसमें कहा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो भाई संसद भी तो कुछ करेगी ना उस फैसले के खिलाफ, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि संसद ऐसे ही बैठ जाए रहेगी। तो संसद ने गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य वाद में दिए गए फैसले पे कार्यवाही करते हुए 24वां संविधान संशोधन पारित किया था, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें यह कहा गया था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है और जो मौलिक अधिकार में संशोधन होगा उसमें उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये कहा गया था इसमें 24वें संविधान संशोधन में, ठीक है। तो गोलकनाथ वाद क्यों किया गया? 17वें संविधान संशोधन को चुनौती देने के लिए, ठीक है। 17वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? उसमें कुछ विषयों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था, जिसके विरोध में केस किया गया। उस केस के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। उस फैसले पे एक्शन लेते हुए संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और उसको उस पे केस नहीं किया जा सकता, उसको न्यायिक समीक्षा से अलग रखा गया, ठीक है। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ठीक है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद, ये बहुत फेमस वाद है, इसको आपको विशेष याद रखना है क्योंकि इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो दिया था, ठीक है। तो केशवानंद भारतीवाद में क्या किया गया था? केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संशोधन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये एक विशेष चीज है, ठीक है। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद जो है, देखिए यहाँ पे 24वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो इस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी कि ठीक है, संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वे संशोधन क्या होने चाहिए? मूल ढांचा में परिवर्तन करने वाला नहीं होना चाहिए, तब वो मान्य होगा। इसके अलावा केशवानंद भारती केस के अलावा एक और केस था, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायणवाद 1975। इसमें भी मूल संरचनावाद को जो है वो प्रतिपादित किया गया था, है ना। 1975 में इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायणवाद, वहां पे भी मूल संरचनावाद को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संशोधन क्या नहीं होना चाहिए? आपका मूल ढांचा में परिवर्तन करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिया गया यहाँ पे। अब जब मूल ढांचावाद दे दिया किसने? न्यायपालिका ने मूल ढांचावाद दिया, तो उसके विरोध में भी तो कुछ करना था आप संसद को, क्योंकि मूल ढांचा परिभाषित तो है नहीं, ठीक है। संसद संविधान के किसी भी भाग में मूल ढांचा के बारे में कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि आज तक जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने भी ये नहीं बताया है कि संविधान की मूल ढांचा क्या है, संविधान का मूल ढांचा क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, ये आज तक सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं बता पाया है, ठीक है। तो अब जब ये परिभाषित ही नहीं था तो उसके खिलाफ भी तो कुछ करना था ना। तो न्यायपालिका ने जब मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तो उस सिद्धांत के विरोध में 42वां संविधान संशोधन जो है वो पारित किया गया। 42वां संविधान संशोधन में कहा गया था कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद जो है
संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और उस संशोधन को न्यायालय में किसी भी कारण से चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भी बोल के चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चीज हो गया यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन में कि संसद जो है वो कोई भी बिल पारित करे, आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। ये प्रावधान यहाँ पे लाया गया। हालांकि 1980 के मिनर्वा मिल मामले में, यहाँ पे याद रखिएगा, जब 42वां संविधान संशोधन यहाँ पे पारित किया गया तो इस 42वें संविधान संशोधन को 1980 के मिनर्वा मिल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। ठीक है, मिनर्वा मिल मामले में 42वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, ये कहकर कि यह जो संशोधन है यह संसद की शक्ति को असीमित करता है और न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी भी बेस पे नहीं दी जा सकती, मतलब न्यायिक समीक्षा के लिए यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1980 के मिनर्वा मिल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। क्यों अमान्य घोषित किया? क्योंकि वहां पे किसी भी संविधान संशोधन के लिए न्यायिक समीक्षा के लिए कोई भी स्थान नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ केस हैं जिससे संविधान की मूल संरचना का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, स्पेशली कहां से होता है वो आपको याद रखना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। तो मूल ढांचा का जो सिद्धांत देने वाला जो वाद है वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मैं आप लोग को बताया एक और वाद है ना, जो सबसे पहले तो इसमें दिया गया, उसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण वाद 1975, यहाँ पे भी मूल ढांचा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था या पुनर्प्रतिपादित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। मूल ढांचा के सिद्धांत के विरोध में कौन सा संशोधन लाया गया संविधान का? तो वो था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन को कब खारिज कर दिया गया, कब अमान्य घोषित कर दिया गया? तो मिनर्वा मिल मामले में, 1980 के मिनर्वा मिल मामले में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूं मूल ढांचे के बारे में, तो हम समझ लेते हैं कि मूल ढांचे में कौन कौन से तत्व आते हैं जिनको परिवर्तित करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान में जब हम संशोधन कर रहे हैं तो वे जो तत्व हैं वे परिवर्तित नहीं होने चाहिए, वो एज इट इज बने हुए रहने चाहिए, जिनको संविधान का मूल ढांचा कहा गया है। तो समझ लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मूल ढांचा के अंतर्गत। देखिए, वर्तमान में स्थिति ये है कि संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संसद के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और वो संशोधन मूल ढांचा में परिवर्तन करने वाले नहीं होने चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि मूल ढांचा के जो तत्व हैं, जो विषय हैं, वो परिभाषित नहीं है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और ना ही संविधान के द्वारा। किसी के भी द्वारा मूल ढांचा के जो तत्व हैं वो परिभाषित नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न फैसलों के आधार पर ये कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे संविधान जो है वो संशोधन करके इनको खत्म नहीं कर सकती, इनको सीमित नहीं कर सकती। ठीक है, इनको कम नहीं कर सकती। ठीक है, ये जो सिद्धांत हैं वो संविधान में मूल रूप से बनाए गए हैं और वो वैसे ही होने चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग कि संविधान की मूल संरचना में कौन कौन से तत्व आते हैं। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, भारत में संविधान सर्वोच्च है और संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान की सर्वोच्चता जो है वो समाप्त होती हो। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च नहीं है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, तो संविधान की जो सर्वोच्चता है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। संविधान ऐसा कोई भी संशोधन
संसद जो है संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकता जिससे संविधान की सर्वोच्चता जो है वो समाप्त हो। दूसरा ये है कि संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है और ये हमेशा धर्मनिरपेक्ष ही हो सकता है। किसी को संसद जो है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे किसी एक धर्म को जो है वो प्रोत्साहन मिले। ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच शक्ति विभाजन। ठीक है, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति विभाजित है और ये हमेशा रहेगा। संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे ये शक्ति विभाजन जो है वो प्रभावित होता हो। ठीक है। संविधान का संघीय स्वरूप। ठीक है, संघीय और एकात्मक लक्षण के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा कि संघीय स्वरूप क्या होता है और एकात्मक क्या होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून संसद जो है वो नहीं बना सकता। ठीक है। कल्याणकारी राज्य की जो कॉन्सेप्ट है उसमें परिवर्तन करने के लिए संसद कोई भी कानून नहीं बना सकता। ठीक है। न्यायिक समीक्षा को परिवर्तित करने वाला कोई भी कानून नहीं बना सकता। न्यायिक समीक्षा मतलब न्यायिक विलोकन है ना, पुनर्विलोकन, जो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो शक्ति है जिसमें वो क्या करती है कि संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को वो संविधान के अनुरूप है या नहीं उसकी समीक्षा कर सकती है, तो उसमें परिवर्तन करने वाला कोई भी संशोधन संसद जो है वो नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वो जो कोई भी कानून अगर पारित करती है संसद, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की न्यायिक जांच कर सकता है कि वो संविधान के अनुसार है या असंवैधानिक है। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा, ये बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, कुछ भी होता है तो इंसान इस पे लेके केस ठोक देता है। ठीक है, आपको कोई कानून जो है लाया, कोई गवर्नमेंट कानून लाया, आपको पसंद नहीं आया, आप बोल दो कि मेरा स्वतंत्रता खत्म कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को और उसकी गरिमा को कम करने वाला कोई भी कानून संसद जो है वो नहीं ला सकती। ठीक है। संसदीय प्रणाली, ये भी संरचना का मतलब संविधान की मूल संरचना है, मूल संरचना का तत्व है। कानून का शासन, समत्व का सिद्धांत, समत्व माने समानता का सिद्धांत। ठीक है, समानता जो बना हुआ है वो सब समान है, उस सिद्धांत में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये तो चल ही रहा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति। देखिए, संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन वही बात है, मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सीमित शक्ति हो जाती है। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनको संसद जो है वो संशोधित नहीं कर सकता। न्याय तक लोगों की प्रभावी पहुंच, जो गरीब तबका है जो भी है उसकी प्रभावी पहुंच होना चाहिए न्याय तक, है ना, ये भी संविधान की मूल संरचना है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण है वो है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में सौहार्द और संतुलन। डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इनके बीच में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में संतुलन होना चाहिए। ये संतुलन जो बनाने का काम है वो भी हमारे संविधान का मूल संरचना है, और ये जो संतुलन बना हुआ है उसमें भी संसद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो आजकल आप देखिएगा बहुत सारे जो केस, जैसे किसान बिल आया था, तो किसान बिल को भी क्या बोल रहे थे कि हम उसको केस करेंगे, हम ये जो भी उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। तो इन्हीं में से कुछ तत्वों को उसमें इंक्लूड करके कि वो जो बिल है वो संविधान की मूल संरचना की इन तत्वों को उल्लंघन करता है, इसके आधार पर उस पर केस किया जाना था। किया गया कि नहीं किया गया, या किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, वो अलग केस है, वो अलग मुद्दा है, उस पर अलग डिस्कशन होगा। यहाँ पे हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बस इनको समझते हैं कि इन बेसिस पे, इनके उल्लंघन के कारण, है ना, अगर इन तत्वों का कोई कानून इन तत्वों का उल्लंघन करता है तो वह असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा कि संविधान की संरचना के मूल तत्व क्या क्या है। मूल ढांचा सिद्धांत कहाँ पे दिया गया ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, और मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।